जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए जो आज की प्रश्न है वह होंगे समान ज्ञान के प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा और जितना हो सके आप शेयर करने में मदद जरूर करिएगा। शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दिया गया है लिंक, और वहां पे सारी पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी। ओके, तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को करते हैं अच्छे तरीका से, समझ के विस्तार पूर्वक समझेंगे और चित्रात्मक तरीके से समझेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पे जो प्रश्न बोला गया है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी। अच्छा सा प्रश्न है ये। तो अगर यहाँ पे आंसर देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 22 मई 1919, 22 मई 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर को पता चला था, तो उन्होंने अपनी जो नाइटहुड जो उनको पुरस्कार दिया गया था उनको क्या किया था, लौटा दिया था। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए, आते आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे जो दो प्रश्न कर रहा है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो दरगाह है कहाँ पर स्थित है। अच्छा प्रश्न है। तो देख सकते हैं ये इनका जो है दरगाह है और कहाँ पे स्थित है उस स्थान का नाम बताना है। तो दिल्ली जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दिल्ली में जो है ये इनका जो काकी का दरगाह है ये दिल्ली में स्थित है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं तीसरे प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अच्छा सा ये भी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1860 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1860 में जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मन लगाकर, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ते समय और आपको आंसर बताते समय आपके ध्यान में चला जाए, मतलब आपको उसी समय याद हो जाए, आपको याद करने की जरूरत न पड़े। तो 1860 आपको याद हो गया होगा। पहली बार जो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1860 ईस्वी में। ओके, आगे देखिए, आते हैं प्रश्न चौथा। चौथा जो प्रश्न है कि द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है। दोनों का जिक्र कर दिया गया है। लेखक होंगे तो लेखक का नाम बताना है, लेखिका होगी तो लेखिका का नाम बताना है। तो द साइलेंट क्राई के जो लेखक होंगे वह होंगे केंजाबुरो ओए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। केंजाबुरो ओए जो है ये द साइलेंट क्राई के लेखक हैं। ओके, अब ये जो द साइलेंट क्राई है ये एक प्रकार का उपन्यास है, एक प्रकार का उपन्यास है। और केंजाबुरे ओय को नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया है 1994 में। केंजाबुरो ओय को नोबेल पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, प्रश्न आते हैं 5 नंबर। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सुनील छेत्री को किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते देखा गया है। कौन से खेल में उनको जो है सबसे ज्यादा देखा गया है सुनील छेत्री को। तो यहाँ पे जो अगर आंसर की बात करें तो फुटबॉल जो होगा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सुनील छेत्री जो है इस खेल में सबसे ज्यादा जो है प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी जाने जाते हैं। ओके, और ये जो है फुटबॉल से तो रिलेटेड है ही, लेकिन जो सुनील छेत्री हैं ये भारतीय फुटबॉल टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के भी रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम क्या है, तो सुनील छेत्री है। ठीक है, और ये जो है भारतीय टीम के कप्तान के साथ ही भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आते हैं प्रश्न 6 पे। 6 जो प्रश्न है कि गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु।
तमिलनाडु में जो है ये गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो प्रश्न है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है किस भारतीय के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है इस प्रस्ताव को रखा गया था, नेटाल इंडियन कांग्रेस। कब किया गया था? तो इस डेट को भी ध्यान में रखना होगा, 22 मई 1894। 22 मई 1894 को महात्मा गांधी के एक प्रस्ताव जो था है नेटाल इंडियन कांग्रेस, इसको रखा गया था और 22 मई 1894 को औपचारिक रूप से इसे स्थापित भी कर दिया गया था। ओके, आगे आते हैं प्रश्न 8 पे। 8 जो प्रश्न है कि किस कोशिका कांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये जीव विज्ञान से रिलेटेड है। किस कोशिका कांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। याद करना होगा आप लोग को, माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 प्रश्न पे। 9 जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 19वें सत्र के जो थे अध्यक्ष, वह कौन थे? उनका नाम क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, लाल मोहन घोष। सी ऑप्शन सही हो रहा है, लाल मोहन घोष जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। ओके, क्लियर है। आगे प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? निम्नलिखित में से जब तुगलक काल चल रहा था तो उसके दौरान जो है इस ऑप्शन में कौन सा जो है नहीं बनाया गया था? तो उस समय जामा मस्जिद का जो निर्माण है नहीं किया गया था। किसका निर्माण नहीं किया गया था तुगलक काल में? तो जामा मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया था। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं 11। 11 जो प्रश्न है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं भैया? तो राष्ट्रपति करते हैं। याद हो जाएगा, इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जितने सारे प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे प्रश्न देखिए 12। 12 जो प्रश्न है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? आपको जानना बहुत जरूरी है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जरूर याद करिएगा, 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है 2017 में इसे पेश है किया गया था। कब पेश किया गया था? तो 2017 में इसे पेश किया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 जो प्रश्न है कि सूरज कुंड झील जो है किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य। जरूर आप लोग याद करिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सूरज कुंड झील जो है यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो फरीदाबाद, जो हरियाणा का एक जिला का नाम है फरीदाबाद जिला, वहीं पे जो है सूरज कुंड झील स्थित है। ओके, और ये हरियाणा में जो है अरावली पर्वत है, वहीं पर ये स्थित है, अरावली पर्वत। ओके, आगे प्रश्न को देखते हैं 14। 14 जो प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज
चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो उन दोनों जो व्यक्ति थे, उन दोनों जो शासक थे, उनके बीच तराइन की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 1100 ये जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, ये दोनों शासक के बीच 1191 से 1191 और 1192 के बीच जो है इस लड़ाई को लड़ा गया था। ओके, तो जरूर आप लोग याद करिएगा। आगे आते हैं प्रश्न 15। 15 जो प्रश्न है कि गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। आप देख सकते हैं ये जो फिगर में दिखाया गया है वह है गोल गुम्बज, जो कर्नाटक शहर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, तो आप लोग याद करिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न आते हैं 16। 16 जो प्रश्न है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को जो है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और वहीं पर हो गया 22 मार्च। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ओके, 17 देखिए प्रश्न। 17 प्रश्न है कि जो जिला दारा कहाँ पर स्थित है? जो जिला दारा कहाँ पे स्थित है? तो अगर बात करें यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जो जिला दारा? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जो है एक उच्च पर्वतीय दारा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमालय में स्थित है। लेकिन आप लोग को सीधा सीधा याद रखना है, प्रश्न दे सकता है कि जो जिला दारा कहाँ पे स्थित है, तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18। 18 प्रश्न है कि मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मांडू, अब याद करना होगा, मांडू का नाम आ गया तो मांडू से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। मांडू जो महोत्सव है ये जो है मध्य प्रदेश जो राज्य है भारत का, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार जो है मनाया जाता है। ओके, आगे प्रश्न आते हैं 19 नंबर देखिए। 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है केरल सर्वाधिक आवश्यक एवं प्रधान फसल है? मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि केरल का जो सर्वाधिक और आवश्यक जो प्रधान फसल है उसका क्या नाम है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, चावल है। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन? ये बिल्कुल सही होगा, चावल हो जाएगा, क्योंकि केरल की जो सर्वाधिक जो प्रधान फसल मानी जाती है, जो सबसे आवश्यक फसल मानी जाती है, उसका नाम है चावल। आगे प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 जो प्रश्न है कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? मतलब 1946 की बात किया गया है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष उस समय किसे चुना गया था? तो भैया यहाँ पे तो सही कौन से होंगे? HP मुखर्जी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, HP मुखर्जी। संविधान सभा ने HC मुखर्जी, यहाँ पे HC मुखर्जी होना चाहिए, पी हो गया है, यहाँ पे HC मुखर्जी होना चाहिए। ओके, HC मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और ये जो थे ये सलाहकार भी थे। सलाहकार उस समय कौन थे ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार जो थे BN राव थे। कौन थे? तो BN राव थे। उस समय 1946 की बात किया गया है। ओके, आगे प्रश्न देखिए 21। 21 प्रश्न है कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी जंजीरें द्वारा कहा गया था। ये बातें जो है स्पष्ट करने वाले कौन से विद्वान हैं? तो कार्ल मार्क्स जो है इस बातें का विवेचना कर रहे हैं, बातें को कह रहे हैं कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन उनकी जो जंजीरें के द्वारा कहा, मतलब लेकिन उनके जंजीरें द्वारा कहा गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है इस बातें का जिक्र जो है ये किया जा रहा है। ये जो कार्ल मार्क्स हैं ये साम्यवाद के सिद्धांत जो है साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। साम्यवाद के सिद्धांत याद करना होगा, साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन किए हैं कौन? तो कार्ल मार्क्स किए हैं। ओके,
दुनिया के जितने सारे मजदूर हैं उनके पास अपने जंजीर के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। आगे प्रश्न देते हैं 22 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि सीजर निकोलस द्वितीय के पतन को निम्न रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सीजर निकोलस द्वितीय को कि जो पतन है उसको फरवरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं 23 प्रश्न। 23 जो प्रश्न है कि बर्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया था, बर्मा द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया था। तो वही बात यहाँ पे जो जिक्र होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ब्रिटेन जो है ये इसको जो है कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि उस समय जो हम लोग का देश जो था गुलाम था, ब्रिटेन का ही गुलाम था, उस समय ब्रिटिश शासक का ही गुलाम था। तो बर्मा पर जो है 1 जनवरी, इस डेट को भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1886 को अंग्रेजों द्वारा जो है इस पर कब्जा कर लिया गया था। ओके, तो ब्रिटेन आप लोग जरूर याद करिएगा। 24 प्रश्नों को देखते हैं। 24 जो प्रश्न है कि केंद्र में मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार किसे माना जाता है? केंद्र में मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार किसे मतलब ठहराया जाता है, किसे माना जाता है? तो भैया लोकसभा को ही जिम्मेदार माना जाता है। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपने कार्यों का जो अभ्यास करते हैं उसमें सहायता लेने वाले जितने भी सलाहकार होते हैं वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति भी करता है। याद करिएगा आप लोग जरूर बढ़िया से साथियों कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं वहाँ पे अन्य मंत्री भी जो है वहाँ पे नियुक्त होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 25 प्रश्न करे कि संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल किया गया है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य की बात कर दिया तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत जो है संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को जो है 51(a) के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। ओके, अब भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो याद करना होगा भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे, लेकिन 10 मई कितना, आप डेट को भी याद रखिएगा, 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको क्या किया गया? जो 10 मौलिक अधिकार थे उसको जोड़ दिया गया। ओके, और जो 11वां मौलिक अधिकार था उसको 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है उससे 2002 में जोड़ा गया था। पता चल गया आप लोग को जो संविधान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। ओके, 10 मौलिक कर्तव्य को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उनको जोड़ा गया था। ओके, ये भी पता चल गया। जो 11वें जो संशोधन था उसको 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उससे 2002 में जोड़ दिया गया था। क्लियर हो गया? आगे आते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 जो प्रश्न है कि हमारे संविधान में समानता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कैसे भैया जो है समानता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अस्पृश्यता के कारण ही जो है यहाँ पे समानता के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। और ये जो समानता का अधिकार है आर्टिकल कितना के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 14 जरूर याद करिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ओके, 27 प्रश्न देखिए। 27 प्रश्न है कि कांसे को मिलाकर क्या बनाया गया है? कांसे को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो तांबा और जास्ता जो है मिलाकर कांसे को बनाया जाता है। ठीक है, जरूर याद करिएगा क्योंकि तांबा और जास्ता का जो है ये मिश्र धातु होता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 28।
28 जो प्रश्न है कि आर्यों की प्राचीनतम भाषा क्या थी? आर्यों की प्राचीनतम भाषा क्या थी? तो उस समय आर्यों की जो प्राचीनतम भाषा थी संस्कृत थी। क्या थी? तो संस्कृत थी। ये जो थी भारत के आर्यों की जो भाषा थी उस समय क्या थी? संस्कृत थी। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 29 प्रश्न है कि सामंतवाद केंद्रित दौर ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो है रिलेटेड भूमि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो ये भूमि से रिलेटेड है। सामंतवाद केंद्रित दौर किससे संबंधित है? तो भूमि से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। देखिए साथियों, यहाँ पे जो 30 नंबर प्रश्न है, ओहो यहाँ पे आंसर भी टाइप हो गया है। देखिए साथियों, यहाँ पे जो 30 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन युग के दौरान भारत में एक नई भाषा विकसित की गई थी। उस भाषा का क्या नाम था? तो उस भाषा का नाम था उर्दू था। क्योंकि मध्यकालीन युग के दौरान जो है भारत में जो जिस भाषा का विकास किया गया था, जिस भाषा की उत्पत्ति हुई थी, उसका सबसे पहले उर्दू था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, तो मैं आप लोग को 30 प्रश्न ही कराए हैं। कैसा लगा आज की लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम लोग दोपहर में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप लोग भी उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वो भी होगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे जो है इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद।